नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों को समेटकर आपके सामने हाजिर होते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी है सुर्खियां और जिनको हमारे रिपोर्टर्स ने फॉलो किया है। तो ऐसी खबरों को लेकर हाजिर है। हम बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का रहा, किन मायनों में खास रहा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किरण कुमार रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है और थामा है बीजेपी का दामन। और इसके साथ ही साथ कोविड के खिलाफ जो जंग है वो किस तरह से जारी है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, वहां की सियासत की करेंगे और अमित शाह के यूपी दौरे की करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उनके दौरे को 2024 के चुनावों के लिए मिशन यूपी के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह ने यूपी की सियासत में विशेष मायने रखने वाले दो जिलों कौशाम्बी और आजमगढ़ का दौरा किया। तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ ही अमित शाह ने इन दोनों जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित किया। गृह मंत्री ने आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया और 4,567 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आसपास में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय न केवल राज्य के लिए बल्कि देश में कला और संस्कृति के लिए कारगर साबित होगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले और आज के उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि पहले जहां माफिया का राज था, आज वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में राज्य का हर क्षेत्र विकास कर रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ में भी बन रहा है और इसके साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना को भी यहां जमीन पर उतारा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। गृह मंत्री पहले कौशाम्बी गए और कौशाम्बी महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया और साथ ही 612 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा समेत अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानून को नहीं मानना चाहते, उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया, संसद में व्यवधान उत्पन्न करके देश की जनता को नुकसान पहुंचाया। गृहमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया, वर्ष 2019 में सपा और बसपा एक हो गए। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी को फिर से आसीन किया और 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर यहां सपा, बसपा, कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि सरकारें कैसे चलनी चाहिए। आज विकास की किरण और विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान और हर नौजवान तक पहुंचाया जा रहा है। एक और देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, अंतर यही है
हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है, सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कौशाम्बी से आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आजमगढ़ की बात पहले करें हरिकेश, तो जिस तरह से वहां पर एक हुंकार भरी गृह मंत्री ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले और अब का जो फर्क है, जो अंतर है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आजमगढ़ पहले किस चीज के लिए जाना जाता था, बिजली की व्यवस्था कैसी थी तब के आजमगढ़ और अब के आजमगढ़ का बड़ा एक उन्होंने खाका खींचा, जनता के नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप? निखिल, शुरुआत ही मैं यहां से करूंगा कि जो एलईडी पीछे लगी हुई थी मंच के, उस पर एक नारा लिखा था जी, विकास का गढ़ आज का आजमगढ़। यह शुरुआत ही इससे होती है कि विकास का गढ़ आज का आजमगढ़ बन गया है। और इसको हम ये बोलेंगे कि चूंकि गृह मंत्री जी ने शुरुआत की कि किस तरह से आतंक के कारण आजमगढ़ को जाना जाता था। दूसरा मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, मेरे ठीक पीछे आई लव आजमगढ़ ये बना हुआ है जिसपे लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो एक सेल्फी पॉइंट हो गया है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि योगी जी ने भी बताया कि किस तरह से आजमगढ़ में इस तरह के परिवर्तन आए हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से योजनाओं का जाल बिछ गया है उत्तर प्रदेश में, और ये देश में जो इसकी भूमिका होनी चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, उसके लिए कितनी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जी, मैं बताऊंगा निखिल आपको कि 45 अरब 83 करोड़ रुपए की जो 117 परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। और हरिहरपुर एक गांव है जहां पे रैली स्थल है, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर। और निखिल बताऊं कि पद्म विभूषण से जिनको नवाजा गया, छन्नूलाल मिश्र जी, बनारस घराने के बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, उनका गांव है वो। यहां आने पर हमें पता चला कि उस गांव में महान विभूतियां पैदा हुई हैं, संगीत के लिए, नृत्य के लिए, वादन के लिए। और उससे भी एक और अच्छी बात जो निखर कर सामने आई, आजमगढ़ के लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि जब से जो उपचुनाव हुआ जिसमें कि कमल खिला, दिनेश चंद यादव निरहुआ चूंकि जीते यहां से चुनाव, सांसद हैं वो, तो वो उनके प्रयास से संगीत को, जो संस्कृति है हमारी, जो छन्नूलाल मिश्र जी को एक बनारस में उन्होंने मांग की थी कि हमारे एक संगीत महाविद्यालय खोला जाए, उसका शिलान्यास किया आज गृह एवं सहकारिता मंत्री ने। दिनेश लाल यादव को भी लोग यहाँ के कहते हैं कि वो काफी प्रयास करते हैं। पहले तो कोई मंत्री यहाँ पर आता नहीं था, क्योंकि आपको भी जैसा पता है कि लोकसभा की सीट भी सपा की गढ़ रही है, इस बार 10 विधानसभा सीट भी सपा ने ही जीता है। लेकिन जब से दिनेश यादव आए हैं, निरहुआ आए हैं, वो प्रदेश के मंत्री या देश के मंत्री, वो यहाँ पे आते हैं, विकास कार्यों को देखते हैं, घोषणा करते हैं योजनाओं की। एक और बड़ी बात मैं बताऊं निखिल कि वाराणसी से लालगंज आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर के लिए रेलवे लाइन की बात हुई है, और ये आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक कदम होगा। वैसे तो रोड भी बहुत अच्छी बन गई है कि आप चाहे लखनऊ से, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में किया कि आप यहां से कितने कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस की वजह से लखनऊ पहुंच सकते हैं, और वाराणसी से भी रोड तो अच्छी बन ही गई है। लेकिन जो रेलवे लाइन की बात हुई है, ये एक बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है आजमगढ़ की, आप समझिए कि इतिहास के लिए। आजमगढ़ के निवासी मेरे साथ हैं, आप लोग बताइए जो आज घोषणा हुई या जो परियोजनाएं हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, आप लोगों को, चूंकि आजमगढ़ के हैं, पहले जो पहचान थी वो आतंक की थी, अभी क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्या दिख रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ जो था वो पहले आतंक के नाम से ही आतंकगढ़ बन गया था, लेकिन आज के परिवेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, यहाँ सपा का गढ़ रहने के बावजूद आजमगढ़ में विकास कार्य अपने चरम पे है। सारी रोडें, सारे कनेक्टिविटी, हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के सबको पास में ही पास हुई है और सब बन के तैयारे हैं। और लगता है ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में इस हमारे आजमगढ़ जनपद का अच्छा विकास हुआ है, इसके पैसे ये सपा का गढ़ रही है।
10 की 10 विधानसभा जी, सीटें, जी। लोकसभा सीटें सब सपा के पास रहती थी, लेकिन कोई विकास कार्य नजर नहीं आता। ये आप क्या कहेंगे जो आज आजमगढ़ पूरे रूप से विकास के पथ पर दौड़ पड़ा है। यहाँ पर कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी, वो भी अब कुछ ही दिनों में चालू होने को है। और यहाँ बड़ी रेलवे लाइन का पूरा जाल बिछ गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी अभूतपूर्व सुविधा हम लोग को मिल चुकी है यहाँ पर। और आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पूरे रोड एकदम गड्ढा मुक्त हो चुके हैं आज के डेट में। चलिए। और आजमगढ़ पूरे विकास के पथ पर दौड़ पड़ा है यहाँ पर। और हॉस्पिटल और ये सब चीजें यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज, चलिए हरिकेश, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी सुविधाएं यहाँ पर। ठीक, हरिकेश आप हमारे साथ बने रहिए। जी जी जी, हरिकेश आपकी बात समझ गए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमें हमारे साथ में आशुतोष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अगर कौशाम्बी की बात करेंगे तो प्रदेश की सियासत में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, और खासतौर पर दलित सियासत की अगर बात कही जाए तो अगर उसको केंद्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं गृह मंत्री के दौरे को और खासतौर पर उनके कौशाम्बी आगमन को, किस तरह से इस पूरी सियासत को देखते हैं? देखिए निखिल, अगर हम पूरी सियासत की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना 2024 के लिए रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप में वो सारी सीटें जहां पर वो नंबर 2 पर रहे हैं या कि उनकी कमजोर स्थिति है, उसको सबसे पहले टारगेट पर लिया है। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर 10 विधानसभा सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी भले ही उपचुनाव में निरहुआ जीते, लेकिन 10 विधानसभाओं में जो है भारतीय जनता पार्टी हारी थी। अगर कौशाम्बी की बात करें तो वहां पर वर्तमान डिप्टी सीएम वो भी विधानसभा का चुनाव हारे थे। तो कहीं ना कहीं जो है दलित और पिछड़ा का जो इक्वेशन है, और साथ में उसके साथ अल्पसंख्यक मतदाता भी जो आता है, उन सबको इंटैक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वर्तमान मतदाताओं की संख्या है, वर्तमान मतदाताओं का जो उनके प्रति रुझान है, उसके अतिरिक्त जो है और समर्थन जुटाने के लिए उसने टारगेट किया है। अगर हम बताएं निखिल तो आपको लगभग 37% के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था पिछले चुनाव में, जिनके सहारे वो विधानसभा में जो है 300 की संख्या पार कर गई थी, या फिर लोकसभा के चुनाव में जो मिला था उससे जो है। लेकिन अगर यह प्रतिशत जो है 42% के करीब हो जाता है तो यह आश्चर्यजनक जो है बढ़ोतरी होगी सीटों में। और इन्हीं सीटों को बढ़ाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, उसके रणनीतिकार और रणनीतिकारों की अगर नाम ले तो खासतौर पर अमित शाह, वो जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं। और इसी तैयारी के तहत उन्होंने कौशाम्बी से लेकर के आजमगढ़ का आज जो दौरा किया, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पर ही हमलावर रहे, उससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि वो भले उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार कार्य कर रहे थे, भले उत्तर प्रदेश में जो है अपनी पार्टी की बात कह रहे थे, अपने कार्यों की बात कर रहे थे, अपने डेवलपमेंट के एजेंडा को लेके सामने आ रहे थे, लेकिन टारगेट उनका पूरा हिंदुस्तान था। पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि कांग्रेस अब कहीं की नहीं रही है, न इसकी कोई पीछे खड़ा हो सकता है, न इसको कोई साथ ले सकता है। कारण यह है कि इसका आमूल चूल जो है, जो जनाधार था वो समाप्त हो चुका है। और उस बचे हुए जनाधार में बहुजन समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनाव में बहुत खेत रही है, समाजवादी पार्टी भी खेत रही है। जो रहा सहा जो है यहाँ का जनाधार है, जो जातीय समीकरणों में या फिर क्षेत्रीय समीकरणों में एक दूसरे से बटा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसको भी अपने साथ ले आए, और उसके बाद जो है मतों के प्रतिशत में ही इजाफा न करें, बल्कि सीट प्रतिशत जो है, सीटों का अंतर जो है और बड़ा यहाँ पर करके दिखाएं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो दलितों को इंटैक्ट करने की एक जो रणनीति है वो भी इसके पीछे काम कर रही है बीजेपी के लिए? देखिए कई स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक तो पार्टी का काम होता है जो अपना जुड़ाव लोगों से दिखाती है, उसके कार्यकर्ता उसके पास तक पहुंचते हैं, या फिर सरकारी योजनाएं होती हैं। अगर हम दलितों की बात करते हैं तो दलित में जो पिछले 2 साल से लगातार जो है एक लाभार्थी समुदाय पैदा हुआ है, जिसको राशन मुफ्त मिल रहा है, जिसको शौचालय मुफ्त में मिला, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना मुफ्त में मिल रही है, जिसको घरों में सिलेंडर मुफ्त में मिला। तो ये सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिसने जीवन स्तर को कहीं ना कहीं उन लोगों को, जिनके दिमाग में ये रहता था कि बैंक में खाता होना जो है एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अमीरी की बात होती है, कि स्टेटस सिंबल के तौर पे लिया जाता था, लेकिन जब उनके भी खाते वहां पर खुलते हैं और साथ में जो है चाहे महामारी का टाइम हो, चाहे किसान सहायता की बात हो, उसमें जब पैसे उसमें आते हैं तो निश्चित रूप से वो ये महसूस करते हैं कि ये जो कुछ भी सरकार हमारे लिए कर रही है वो हमारे भले के लिए कर रही है। तो चाहे सरकारी स्तर पर कहे या पार्टी के स्तर पर कहे, पार्टी की निखिल अगर हम बात करें
तो कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है कि जिसके पास हर बूथ लेवल पर एक पन्ना प्रमुख हो। पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में होता है, जो कि एक बूथ में कितने मतदाता है, उन मतदाताओं का रुझान क्या है, उनको अपने तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है या नहीं मोड़ सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी उनके पास रहती है। तो माइक्रो लेवल पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ती है उसको फायदा भी मिलता है। और फिर अमित शाह का जो ये रणनीतिक दौरा है, राजनीतिक रूप से जो रणनीति बनाने की बात है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावशाली आगे आने वाले समय में दिखाई जरूर देगी। जी बिल्कुल दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और हरिकेश आपका भी शुक्रिया, और आपके साथ में जो दो व्यक्ति खड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया जो आजमगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और अगली खबर भी सियासत से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश की सियासत पे भूचाल आ गया है। उसकी वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के दिग्गज थे और बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से राज्य दर राज्य पार्टी टूट रही है। ये एक राज्य की बात नहीं है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के मत को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस न तो विश्लेषण कर रही है कि गलती क्या है और न ही वो इस गलती को सही करना चाहते हैं। वो यही सोचते हैं कि वो ही सही है और देश की जनता सहित बाकी सब लोग गलत हैं। किरण रेड्डी ने कहा कि इसी विचारधारा की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। State after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी पीएम मोदी से प्रभावित है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई को और मजबूत करेंगे, क्योंकि एक विधायक और एक मंत्री के तौर पर उनकी छवि बेहद साफ रही है। यह आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी ताकत होगी। Corruption is going on under the और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में। शैलेंद्र, कल जो है वो देखा गया कि एक डेंट जो है केरल में लगा था कांग्रेस पार्टी के लिए, और आज आंध्र प्रदेश में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये लगातार जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो छोड़ रहे हैं पार्टी। क्या एक प्रमुख वजह देखते हैं, खासतौर पर अगर किरण कुमार रेड्डी की बात कहें तो? निखिल, दो मुख्य वजह हैं। जब हम देखते हैं कि देश भर में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और ज्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये वो नेता हैं जिनके कई राज्यों में आप देखें कि बीजेपी उतनी मजबूत ताकत नहीं रही है, बावजूद उसके उनकी सबसे पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी रही है। केरल में कल आपने देखा ए के एंटनी के बेटे ए.के. एंटनी जो देश के रक्षा मंत्री रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते रहे, उनके बेटे का बीजेपी में आना, केरल जहां एक तरह से देखें कि भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक तौर पर उतनी मजबूत नहीं है, कांग्रेस एक गठबंधन के साथ पहले सत्ता में भी रही है, लेकिन वो आते हैं पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आज किरण कुमार रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जब तेलंगाना और आंध्र का विभाजन नहीं हुआ था, उसके बाद वो जो कहते हैं वो वही लाइन है कि कांग्रेस पार्टी में अनदेखी होती है क्षेत्रीय नेताओं की, उन नेताओं की जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ एक तरह से देखें कि ये दिखाता है कि कांग्रेस में आला कमान कल्चर में इन नेताओं की सुनी नहीं जाती। आप जानते हैं, आप एक लंबी श्रृंखला देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर अब किरण कुमार रेड्डी तक, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, उन्होंने एक ही तरह की बात कही है कि दरअसल संवाद की कमी है। और भारतीय जनता पार्टी की पसंदगी क्यों है, भारतीय जनता पार्टी में से क्यों नेता आ रहे हैं, इसकी तीन बहुत मुख्य वजह हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करती है। दूसरी बात यह है कि यहां पर मेहनत के दम पर कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, भाई भतीजावाद नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है
कि जो नेता जितनी मेहनत करेगा, प्रदर्शन करेगा, उसे मौका दिया जाएगा, चाहे वो दूसरे दल से भी आया हो। हमने देखा है कि इसे बहुत सारे नेताओं को आगे बढ़ाया गया है, मौका दिया गया है। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारक के तौर पर उन राज्यों में भी उतनी मेहनत करती है जहां पर सत्ता में नहीं है, जनता के लिए काम करती है, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करती है, केरल हो या फिर आंध्र प्रदेश हो। तो ऐसे में इन राज्यों के नेता भी आकर्षित हो रहे हैं कि ऐसे दल में जाया जाए जो जनता के मुद्दों को उठाती है, जनता के मुद्दों के लिए काम करती है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे हैं कि केरल से और आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता उनके वो अब बीजेपी में आ रहे हैं। जी, एक बात बहुत संक्षेप में चाहेंगे, समय बहुत कम है, कि ये जो अल्पसंख्यकों की विरोधी के तौर पर बीजेपी को जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, आपको लगता है कि वो भी टूट रहा है इन तरह के नेताओं के कांग्रेस में से छोड़ करके या दूसरे दलों के छोड़ करके जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार में जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। और चाहे वो गरीबों को राशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है। और वो सुनिश्चित किया जाता है कि जो वंचित वर्ग है, जो नीडी वर्ग है, उसे वो सुनिश्चित हो पारदर्शी तरीके से। उससे एक संदेश भी जाता है। दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि पार्टी में अब अगर आप देखें दक्षिण भारत में, अगर केरल में देखें, आंध्र प्रदेश में देखें, अन्य राज्यों में देखें, तो तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन्हें संगठन में पद दिए जा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों में भी एक भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात कोविड के खिलाफ लड़ाई की केंद्र की तैयारियों की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज राज्यों के साथ कोविड से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली से ऑनलाइन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों से बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भावना से काम करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां करने की सलाह दी। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। डॉक्टर मांडविया ने सभी राज्यों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की निगरानी से उभरते हुए प्रभावित केंद्रों की पहचान करने और कोविड और इन्फ्लुएंजा के सभी नमूनों को जांच के लिए भेजने को कहा। उन्होंने सभी संक्रमित मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के नए संस्करणों समेत कई मामलों के लिए 5 चरणीय रणनीति परीक्षण, खोज, निदान, टीकाकरण और उचित मानकों का पालन अपनाया जाना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की से प्रति 10 लाख आबादी पर 100 परीक्षण करने की मौजूदा दर को बढ़ाने का भी आग्रह किया गया। उन्होंने RT-PCR परीक्षण बढ़ाने को भी कहा है। बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया कि देश में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें यह भी बताया गया है कि भारत में 90% आबादी को पहला कोविड टीका लग चुका है, जबकि एहतियातन टीके की गति बहुत कम है। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुजुर्ग और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों समेत पूरी पात्र आबादी को कोविड टीका देने की सलाह दी है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, शायद ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन तैयारियां पूरी तौर पर की जा रही है, राज्यों से लेकर के केंद्र तक की जो तैयारी है वो पूरी है। किस तरह से इस बात का भरोसा होना चाहिए, किस तरह से बताएंगे आप? देखिए, जो 8 राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा कोविड के मामले देखे जा रहे हैं और 144 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है और अभी ट्रेंड दिख रहा है बढ़ता हुआ। तो इसी वजह से ये उच्च स्तरीय बैठक हुई राज्यों के साथ, स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ, और उसमें 3-4 बातों पर फोकस किया गया। पहली बात है कि टेस्ट को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट किया जाए। जो लोग प्रिकॉशन डोज, बहुत कम लोगों ने लिया है, तो प्रिकॉशन डोज लगाए लोग, खासतौर पर 60 साल से अधिक उम्र के लोग जो है उन पे फोकस किया जाए और अस्पतालों की कैपेसिटी को देखा जाए कि किस तरीके से तैयारी है। ऑक्सीजन बेड के अलावा
दवाओं को लेकर के। इसीलिए 10 और 11 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा सभी राज्यों में जितने भी अस्पताल हैं और जितने भी स्वास्थ्य मंत्री है राज्यों को, उनसे कहा गया है कि वो खुद जाए अस्पतालों में देखे निगरानी करे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 8 तारीख को भी तैयारी के लिए कहा गया है, जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारी करे। इसके पीछे मकसद यह है कि लोग सतर्क रहे, सरकार भी सतर्क रहे, अस्पताल तैयार रहे। साथ ही साथ ये भी कहा गया बैठक में कि लोगों को भी जागरूक करे और जो कोविड के उपयुक्त व्यवहार है, चाहे वो हम मास्क लगाने की बात है या फिर हाथ धोने की बात हो या फिर जो 5 सूत्री रणनीति है उसका पालन हो और इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि अगर लोग मास्क लगाएंगे, भीड़ भाड़ में अगर मास्क लगाएंगे तो संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। अगर किसी को सिम्टम है तो वो आइसोलेट हो, वो टेस्ट कराए। यही कारण है कि राज्यों से कहा गया कि इसके खास तौर पे निगरानी बढ़ाए और निगरानी बढ़ेगा तभी संक्रमण के चेन को तोड़ा जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है जिसके वजह से ये केस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस का नेचर है, को म्यूटेट करता है और यही वजह है कि सबको जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को भी अपने स्तर पे और जनता को भी अपने स्तर पे तैयारी करने की जरूरत है। जी, निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और जनता को भी अपने स्तर पर तैयारियां करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितेंद्र सिंह। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।